सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूँगी, मैं एक बार लेआउट बता देती हूँ। सबसे पहले आई विल गिव माय इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैं अपना बैकग्राउंड, अपनी जर्नी ये सब थोड़ा आपके साथ शेयर करूँगी। अ, उसके बाद मैं स्पेसिफिकली एक पूरा स्ट्रैटेजी प्लान जो मैंने यूज़ किया था, वो बता दूँगी एंड पोस्ट दैट वी कैन टेक अप द क्वेश्चन एंड आंसर्स जो भी आप लोगों के होंगे। तो पहले अपन मेरी जो जर्नी है उसको थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। आप लोग अपने क्वेश्चंस रख सकते हैं एंड देन एंड में वी विल टेक देम अप। तो स्टार्टिंग विद माय इंट्रोडक्शन, एज़ यू ऑल नो माय नेम इज़ आराधना चौहान और इस साल यूपीएससी सीएसई 2023 जो था, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 251 आई है एंड मेरा 4th अटेम्प्ट था ये। अबाउट माय बैकग्राउंड, मैं मध्य प्रदेश में ही रहती हूँ सिंस माय चाइल्डहुड, आई वाज़ बोर्न हियर। मेरा एजुकेशन इंदौर से हुआ है। आई एम करंटली सेटल्ड इन इंदौर और मैंने जेईई क्लियर करके एनआईटी भोपाल से कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था 2019 में। उसके बाद फॉर अ ईयर मैंने आईटी सेक्टर में काम भी किया है, कॉर्पोरेट सेक्टर में। उसके बाद मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया था एंड सिंस 2020 में प्रिपेयर कर रही थी एंड कमिंग टू माय जर्नी ऑफ यूपीएससी, कैसे 2020 से 2024 में ये सिलेक्शन आया है। तो 2020 के जून में मैंने जॉब छोड़ा था। उसके बाद उस साल कोविड के वजह से एग्ज़ाम डिलेड था, तो मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट तभी दे दिया था एक्सपीरियंस के लिए, व्हिच आई कुडन्ट क्लियर द प्रीलिम्स ऑफ कोर्स। सेकंड अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स भी निकला था, मेंस भी निकला था, मैंने इंटरव्यू दिया था बट आई मिस्ड बाय सम मार्क्स क्योंकि मैं मेंस रेडी नहीं थी। सो दैट इज़ वन थिंग वी विल बी डिस्कसिंग इन द सेशन कि मेंस रेडी होना कितना इंपॉर्टेंट होता है इस एग्ज़ाम में। उसके बाद इन माय थर्ड अटेम्प्ट फाइनल रिजल्ट आया सेकंड अटेम्प्ट का और उसके बाद 5 डेज़ में नेक्स्ट प्रीलिम्स था। तो आई क्लियर्ड द जीएस बाय मतलब मेरा 108 स्कोर था बट सीसैट में आई मिस्ड बाय सम मार्क्स। तो अगेन दैट वाज़ वेरी डिसहार्टनिंग कि एक बार इंटरव्यू तक जाने के बाद आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पा रहे हो। देन केम द फाइनल अटेम्प्ट, जो ये वाला था जिसमें मैंने पूरा जो थर्ड ईयर जिसमें मैंने क्लियर नहीं किया था, मैंने मेंस का प्रिपरेशन किया एंड हेंस फोर्थ अटेम्प्ट में फाइनली आई मेड इट। और जो मेरे दोनों मेंस थे उसमें मेरा इंक्रीज ऑफ मार्क्स 112 मार्क्स का था। तो स्पेसिफिकली मैं वो मेंस का डिस्कशन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी एंड अबाउट ऑल ऑफ दिस आई थिंक सबसे इम्पॉर्टेंटली मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरी स्ट्रैटेजी मैं शेयर कर सकती हूँ आपके साथ, बट इट्स अल्टीमेटली योर ओन जर्नी। सबके लिए एक डिफरेंट एग्जाम है, सबके लिए डिफरेंट स्ट्रगल्स होते हैं एंड सबका जर्नी डिफरेंट होता है, सबका पाथ डिफरेंट होता है। तो यू कैन टेक क्यूज फ्रॉम माई जर्नी बट अल्टीमेटली इट्स योर जर्नी, योर स्ट्रैटेजी। इसलिए हम एंड में क्वेश्चंस पे डिस्कस कर लेंगे ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। नाउ कमिंग टू द मेन प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि किस तरीके से मैंने प्रिपेयर किया था, तो आई विल गो बाय द अप्रोच ऑफ फर्स्ट टेलिंग अबाउट हाउ आई डिड माय प्रीलिम्स, देन हाउ आई डिड माय मेंस एंड देन माय इंटरव्यू प्रिपरेशन। तो अभी फर्स्टली विल टॉक अबाउट प्रीलिम्स। तो सबसे पहले तो अभी 16 डेज में ही प्रीलिम्स है। आई एम श्योर जिनका प्रीलिम्स होगा उन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा, मोस्टली देयर बी पीपल जो थोड़े बिगिनर्स होंगे। So about prelims, what I did was there are a few things which you have to keep in mind. First is पूरा static एकदम properly covered होना चाहिए, because prelims का strategy कितना भी change हो जाए, paper कितना भी change हो जाए, ultimately it's the static which matters the most. जो पॉलिटी है, आपका इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए बिकॉज इनमें मार्जिन ऑफ एरर बहुत ही कम होता है। तो दिस यू मस्ट डू वेरी प्रॉपरली। इन बुक्स की बहुत ज़्यादा प्रॉपरली रीडिंग होनी ही चाहिए जो भी इसके आपके सोर्सेज हैं। सेकेंड थिंग इज PYQs, बिकॉज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एट एवरी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन दे विल टेल यू कि आपको किस तरीके से पेपर को अप्रोच करना है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू अंडरस्टैंड कि PYQs को देखते देखते हम समझें कि किस तरीके से पेपर को सॉल्व करना है। एंड अल्टीमेटली इवन जो ये वाला फेज होता है जब हम सिर्फ प्रीलिम्स का प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तब ये PYQs बहुत हैंडी होते हैं टू मेक यू अकस्टम टू द पेपर। तो इसीलिए PYQs यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड थर्ड इज दी मॉक पेपर्स जो हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। नाउ व्हाट टेस्ट सीरीज आई ज्वाइंड, तो मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज यूज की हैं इन द 4 years जर्नी, तो आई वोंट सजेस्ट एनी वन बट ऑलमोस्ट सारी टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी होती हैं। व्हाट
आई यूज्ड टू डू वाज, मैंने सेक्शनल टेस्ट्स भी बहुत दिए हैं अपार्ट फ्रॉम द फुल लेंथ टेस्ट जो मैं देती थी। तो वो सेक्शनल टेस्ट से अपना कंटेंट बहुत ज़्यादा बिल्डअप होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी ऑल्सो गेट इनटू द मोड ऑफ प्रैक्टिसिंग दोज एमसीक्यूज एंड फिनिशिंग द पेपर इन टाइम, अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम मॉक टेस्ट भी बहुत सारे दें, क्योंकि वही है अल्टीमेटली विच विल मेक अस अंडरस्टैंड दी एग्जाम का पूरा अप्रोच। इसके बाद एक डाउट जो बहुत मेजरली आता है प्रीलिम्स के टाइम पे, विच इज़ कि पेपर बहुत चेंज हो रहा है, तो करंट अफेयर्स पे कितना फोकस करना है। तो ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स इज इंपॉर्टेंट। आई टेल यू व्हाट आई डिड। मैं डेली एक न्यूज़पेपर पढ़ती थी विच वाज इंडियन एक्सप्रेस, एंड दिस आई हैव बीन डूइंग सिंस द लास्ट 3 years। प्रीलिम्स के टाइम पे थोड़ा सा मैं कट आउट कर देती थी, बिकॉज ये लास्ट 2 महीने जो होते हैं तब का उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है करंट अफेयर्स। तो मैं पीटी 365 इस पीरियड में पढ़ती थी, वो भी स्पेसिफिकली कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के लिए सिलेक्टिवली, जैसे साइंस एंड टेक का पीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी का पीटी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उनको मैं सिलेक्टिवली बहुत अच्छे से रीड कर लेती थी। बट करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा वो नहीं किया था कि स्टैटिक को लाइट लेके हम करंट अफेयर्स कर लें, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स द स्टैटिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपको बहुत प्रॉपरली करना है। वन थिंग विच इज बीइंग आस्क्ड इज PYQs कैसे एनालाइज करने हैं। तो सी, at every stage of the examination, once you start you'll understand, ये तो है ही। बट मैं जब अपने अप्रोच के हिसाब से बताऊं, तो आप एक एक संडे लेके एक एक पेपर लेके बैठिए और उसको प्रॉपरली एनालाइज कीजिए, नॉट ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, बिकॉज एक तो वो टॉपिक्स जो पूछे जा रहे हैं उससे आपको समझ आएगा कौन से सब्जेक्ट प्रॉपरली पढ़ने हैं, कौन से एरियाज कवर करने हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग कि क्वेश्चंस की लैंग्वेज कैसी है। तो वो जब आप बार बार पेपर्स को रीड करेंगे ना, आपको लैंग्वेज समझ में आने लगेगी पेपर्स की, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड द पेपर। उसके अलावा PYQ से येस क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, एंड PYQs के जो ऑप्शंस होते हैं दे ऑल्सो समटाइम्स कम्स एज अ क्वेश्चन इन अनदर ईयर। तो अपार्ट फ्रॉम एनालाइजिंग द क्वेश्चंस यू ऑल्सो हैव टू एनालाइज द जो उसके ऑप्शंस होते हैं सारे, बिकॉज दे आर पोटेंशियल क्वेश्चंस फॉर योर नेक्स्ट अटेम्प्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से PYQ को एनालाइज करना है। बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कौन से एरियाज से पूछे जा रहे हैं। प्लस करते करते एक हैबिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द UPSC का एग्जाम का पैटर्न वो आपको समझ में आने लगेगा। तो इस तरीके से ये प्रिपेयर करना है। ये मेरा पूरा प्रीलिम्स का ब्रॉड स्ट्रैटेजी था विच आई टोल्ड यू। फर्स्ट इज स्टैटिक, सेकंड इज PYQs, एंड थर्ड इज द मॉक्स। इसके अलावा अगर मैं सोर्सेज की बात करूं, वेल सोर्सेज आर अवेलेबल एवरीवेयर, बट मैं अपने सोर्सेज बहुत क्विकली बता देती हूँ। एक तो मैंने मेंशन भी कर रखा है मुदित सर के ब्लॉग पे, जहाँ पे मेरा स्ट्रैटेजी है, वहाँ पे मेरे सारे सोर्सेज मेंशन है, बट आई स्टिल स्पीक इट आउट। एक एंशिएंट मिडाइवल, इन दोनों सब्जेक्ट्स के लिए मैंने NCERTs यूज की हैं, 6th-7th की NCERT, 11th-12th की NCERT, ये बहुत प्रॉपरली रीड किया है। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने थोड़े बहुत विजन IAS के नोट्स रेफर किए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट आई ऑल्सो डिड रीड सिलेक्टिवली फ्रॉम CCRT का जो गवर्नमेंट का वेबसाइट होता है, उस पे से पेंटिंग से रिलेटेड, डांसेस, म्यूजिक जो भी है उससे रिलेटेड थोड़ा थोड़ा रीडिंग कर लिया था। देन कमिंग टू पॉलिटी, ऑफ कोर्स लक्ष्मीकांत इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पॉलिटी इज वन सब्जेक्ट जहाँ पे आपको मॉक टेस्ट जो होते हैं, जो सेक्शनल टेस्ट होते हैं, जो PYQs होते हैं, वो बहुत बहुत ज्यादा काम आते हैं। बिकॉज लक्ष्मीकांत में से तो डायरेक्टली क्वेश्चन आते ही हैं, बट वंस यू अंडरस्टैंड जो साइड टॉपिक्स होते हैं, जैसे बेल अगर इंपॉर्टेंट है और न्यूज में है, तो पेरोल वगैरह जैसी चीजें होती है, तो ये सब चीजें जब आप टेस्ट में एक बार रीड कर लेते हैं, उसके एक्सप्लेनेशन में रीड कर लेते हैं, दे स्टिक टू योर माइंड। तो उस तरीके की चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी में आई डिड 11th-12th की NCERT बहुत प्रॉपरली। उसके अलावा मैंने GC लियोंग पढ़ी थी बहुत अच्छे से, और मैपिंग के लिए मैंने कुछ टेलीग्राम चैनल्स का यूज किया था, तो आप कुछ भी मैपिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं थोड़ा बहुत। अपार्ट फ्रॉम दैट साइंस एंड टेक PT 365 इज वेरी गुड। तो वहाँ से आप स्पेसिफिक एरियाज जो ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे नैनोटेक, बायोटेक, इनके थोड़े बेसिक अंडरस्टैंडिंग, ये सब आप कर सकते हैं। देन कमिंग टू एनवायरमेंट, मैंने PMF IAS के नोट्स को यूज़ किया था, और 12th की एक NCERT होती है बायोलॉजी की, जिसके लास्ट 4 चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो मैंने रीड किए थे। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आई चोज स्पेक्ट्रम, उसी को मैंने प्रॉपरली रीड किया था, स्पेसिफिकली जो पीछे के सेक्शंस होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम पेज नंबर 500 आई थिंक, और पीछे जो उसकी अपेंडाइसेस होते हैं, तो वो मैंने बहुत अच्छे से रीड किए थे। तो दिस वाज माय होल ब्रॉड प्रीलिम्स का स्ट्रैटेजी। नाउ आई विल टॉक अबाउट माय मेंस का स्ट्रैटेजी, हाउ आई इंक्रीज्ड माय स्कोर फ्रॉम 701 to 813 in this mains, which helped me get into the rank list.
तो मेंस में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे पहले है वो है आंसर राइटिंग, विच वी मे बी टेंड टू इग्नोर बिफोर स्टार्टिंग। हम जब स्टार्ट करते हैं हमें लग रहा होता है बहुत सारा सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, एंड ऑफ कोर्स दैट इज इम्पॉर्टेंट, बट आंसर राइटिंग के बिना ये एग्जाम निकालना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको लिखना आता हो, और उसके लिए आपको प्रैक्टिस ही करना पड़ेगा। When I wrote my first answer और my first full length tests, मैं 20 में से सिर्फ 10 to 12 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाती थी, बट ओवर टाइम जब मैंने फाइनली प्रीलिम्स मेंस का एग्जाम दिया, मेरे सारे पेपर्स 2-3 मिनट्स पहले ही कंप्लीट हो जाते थे। तो दैट इज व्हाट आंसर राइटिंग विल इंट्रोड्यूस यू टू। तो वो उस तरीके से आपको प्रिपेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई स्पेसिफिकली टॉक अबाउट द पेपर्स, मैंने किस तरीके से प्रिपेयर किया था। सबसे पहले ऐसे के लिए व्हाट आई डिड, ऐसे में मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट मेंस में 126 मार्क्स थे, सेकंड मेंस में 121 मार्क्स थे, एंड ऐसे के लिए व्हाट आई डिड वाज, एक चीज विच स्टक टू माई माइंड वाज ऐसे ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। देयर आर सम पीपल जिनकी राइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी होती है कि वो बहुत फ्लो में लिख पाते हैं, बट नॉट एवरी वन कैन डू दैट। सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका ऐसे स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए। अगर वो स्ट्रक्चर्ड होगा तो यू विल बी एबल टू राइट बेटर। ओके, तो सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्म करो टॉपिक सेलेक्ट करके, 15-20 मिनट्स में डिसाइड कर लो कि क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके ऐसे का। वंस यू आर डन विद दैट, उसके बाद आप लिखना शुरू करोगे। एंड वाइल ब्रेनस्टॉर्मिंग, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज योर एनेक्डोट्स। इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन क्या होना चाहिए और उनकी लिंक क्या होनी चाहिए। अब एनेक्डोट्स में आप कोई भी स्टोरीज यूज कर सकते हो, जैसे कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैम हुआ था, उसको मैंने किसी तो मेरे मेंस के पेपर में यूज किया था। Then there are stories from lives of Gandhi ji, from various people that we read in ethics, that we read in our optional subjects, that we see in our everyday lives. अब्दुल कलाम जी की स्टोरी होती है जो उनका जो जर्नी था, तो उस तरीके की चीज़ें आप स्पेसिफिकली यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, है ना। तो उस तरीके के एनेक्डोट्स यूज़ करके, और फिर स्ट्रक्चरिंग की व्हाट, व्हाई, हाउ, देन एक होता है कि कंक्लूजन के पहले आप एक सजेशंस तरीके का दे दो। तो ये सारी चीज़ें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके में जब आप लिखेंगे ना, सामने वाले के लिए पढ़ना ईजी हो जाएगा, एंड इट विल बी बेटर। एक चीज़ बहुत हो रही है कि आजकल फिलोसॉफिकल टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं, उनमें लिखना इज रिलेटिवली मोर डिफिकल्ट फॉर मेनी पीपल। अगेन स्ट्रक्चर्ड अगर होगा तो आप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। तो ऐसे में स्ट्रक्चरिंग इज द कोर ऑफ इट अकॉर्डिंग टू मी। बाकी सारी चीज़ें आप ऑन द वे फिगर आउट कर लेते हैं लिखते लिखते। सेकेंड पेपर जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इज GS1। तो GS1 में ना बहुत सारे टॉपिक्स हैं, एज यू ऑल नो। ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ना होता है, सोसाइटी भी पढ़ना होता है। तो सिलेबस नेवर एंडिंग सा नजर आता है, बट इट बिकम्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट इफ यू हैव द आर्ट ऑफ मेकिंग मैप्स, ऑफ यूजिंग एग्जाम्पल्स। ये सारी चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती है। ज्योग्राफी में अगर आपने कहीं पे मैप बना दिया, वर्ल्ड हिस्ट्री आपने कहीं पे मैप बना दिया, ये सारी चीज़ें ना बहुत अच्छे से आपके आंसर को एनहांस कर देती है। एंड मेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही होता है कि एक स्टैटिक रीडिंग के बाद जब आप लिखना शुरू करते हो, तो आप किस तरीके से उसको प्रेजेंट कर रहे हो कि सामने वाले के लिए ईजी हो जाए उसको समझना। तो ये सारी चीज़ें यू कैन स्पेसिफिकली मेंशन इन योर आंसर्स विच विल हेल्प यू इंक्रीज योर स्कोर इन GS1। सेकेंड इज योर GS2, जो पॉलिटी, गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस होता है। आई टॉक अबाउट माई सोर्सेज। GS2 में पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत तो पढ़ी ही थी, गवर्नेंस के लिए मैंने विजन IAS के नोट्स यूज किए थे विच आर वेरी गुड। इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए मैंने खुद के नोट्स बना लिए थे और उनको मैं करंट अफेयर्स से अपडेट करती रहती थी। तो यू कैन हैव योर नोट्स ऑफ कमिंग टू एवरी कंट्री विच इज इम्पॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थोड़े नोट्स बना लिए और उन्हीं को अपडेट करते रहो। जो पुरानी चीज़ें हैं वो कभी चेंज नहीं होगी, डॉक्ट्रिन्स कभी चेंज नहीं होंगी। एंड GS2 अकॉर्डिंग टू मी इज द मोस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। मेरे फर्स्ट मेंस में भी 106 थे, अभी मेरे 116 मार्क्स हैं। तो GS2 इज समथिंग जिसमें आप बहुत इजीली स्कोर कर सकते हो अगर आपने ये सारी चीज़ें पढ़ रखी है और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस थोड़ी बहुत भी की है। तो थिंग्स विच बिकम इम्पॉर्टेंट हियर आर, सबसे पहले केस लॉज जो है वो मेंशन करने होते हैं।